नमस्कार छात्रों, आप सभी का प्रज्ञान एकेडमी बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं टेस्ट नंबर 4 लेकर। ठीक है, जिस प्रकार से हमने आपको बताया था इस श्रृंखला में हम हर हफ्ते आपको एक टेस्ट करवाएंगे, तो उस श्रृंखला में हम आ गए हैं और हम टेस्ट नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसके बारे में हम आपको विधिवत बताएंगे, पूरा सोल्यूशन आपको समझाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम शुरू करते हैं। तो इसके बारे में समझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इसमें कुछ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाले हैं जिस पर हम विधिवत व्याख्या करेंगे। साथ ही हमने अपने हाथ से कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं जो संभावित है अगली परीक्षाओं में आने के लिए। ठीक है, जो अगली परीक्षाओं में आ भी सकते हैं, प्रबल संभावना है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये 25 प्रश्न नहीं है ना। इन 25 प्रश्नों में बहुत सारा कंटेंट जो है वो आपको प्राप्त होने वाला है। बहुत सारा, बहुत कुछ आपको मटेरियल मिलने वाला है। तो आप बस जुड़े रहिए, अंत तक देखिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हम आपको फिर से एक बार बोलेंगे कि इस वीडियो को पहले लाइक मत करिए, आप अंत तक देखिए। अगर आपको लगता है कि ये लाइक करने योग्य है, हमने मेहनत की है वीडियो पर, हमने टेस्ट पर मेहनत की है, तो आप इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लोगों को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें इसको, ताकि उन तक भी पहुंच पाए। क्योंकि आगामी भर्ती जो पुलिस भर्ती है उसको देखते हुए भी ये बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है। और यही नहीं, अगले हर टेस्ट में हम यही चीज़ लेकर आएंगे। प्रयास हमारा यही रहेगा कि हम अगली जो भी वैकेंसी है उसको कवर करते रहें, साथ में उसके सिलेबस को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम टेस्ट के क्वेश्चंस बनाएं। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम चलेंगे। टेस्ट पूरा जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा टेस्ट में क्या मटेरियल है। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, शुद्ध वाक्य पहचानिए। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। लता जी ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई। दूसरा ऑप्शन है घर पर सब ठीक ठाक होंगे। तीसरा है श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं। और चौथा है यह सभी। मतलब वो कह रहा है कि शुद्ध वाक्य बताना है। अगर आपको इन 3 में से कोई एक शुद्ध लगता है तो आप आंसर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये सभी सही है तो फिर आप चौथा आंसर दीजिए। क्योंकि एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि अगर सभी सही है तो उसके लिए एक ऑप्शन डाल रखा है पहले ही। तो हम देखते हैं इसमें क्या आंसर होगा। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके जरूर एक बार देखिए, अपना उत्तर लगाइए, फिर आगे बढ़िए। लेकिन हम उतना समय आपको नहीं दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर बार वीडियो बहुत ज्यादा हो जाता है। कोशिश ये रहेगी कि कम समय में आपको ज्यादा चीजें पढ़ाई जाए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन, इसमें पहला ही लिखा है लता जी ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई। तो देखो, लता जी ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई, इसमें आपको क्या लगता है, कौन सी अशुद्धि नजर आ रही है? देखिए, अगर हम देखें, गीत की लड़ियां नहीं होती हैं। ये जो लड़ियां लिखा है ना, ये नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखिए, गीत की क्या होती हैं, कड़ियां होती हैं, कड़ियां। ठीक है, तो याद रखेंगे, गीत की कभी भी लड़ियां नहीं होती हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन 100% गलत है। अब अगर ये गलत है तो आपका तुरंत कॉमन सेंस कहना चाहिए कि ये जो ये सभी वाला है ये भी गलत है, क्योंकि अब निश्चित है कि इन 2 में से ही कोई आंसर सही होगा। अगला लिखा है घर पर सब ठीक ठाक होंगे। तो भैया घर पर नहीं होंगे, घर में सब ठीक ठाक होंगे। कहां? घर में सब ठीक ठाक होंगे, ये एकदम सही आंसर है। तो अब आप समझ गए होंगे, अगर आपको ये कमी मिल गई तो इसका मतलब सबसे सही और शुद्ध वाक्य जो होने वाला है वो आपका तीसरा होने वाला है कि श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं। ठीक है, तो ये एकदम सही आंसर है। पर इनमें गलतियां जो है वो आपको दिख रही हैं। घर पर सब ठीक ठाक, देखो एक बात समझिए आप, घर पर का मतलब, पर जानते हैं कहां पर कारक आता है? जब किसी चीज पर हो, जैसे आप धरती पर खड़े हैं, धरती में नहीं खड़े हैं। जैसे आप मकान पर नहीं है, मकान में है, क्योंकि मकान के अंदर आप जाते हो और जब किसी चीज के अंदर जाओगे तो उसमें में होगा। गुफा पर नहीं हो सकता, गुफा में हो सकता है, पर छत पर हो सकता है। छत में नहीं होगा, छत पर होगा। क्लियर है? तो इसलिए यहां पर होना ठीक नहीं था। घर में सब ठीक ठाक होंगे, ये एकदम सही आंसर होता। इसलिए, लेकिन जो गलत है, तो आंसर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके साथ में हमने आपको बताया था शुद्ध अशुद्ध वाक्य में कुछ बातें याद रखिए। अगर कहीं पर लिखा है, जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे हम लिख देते हैं प्रातः काल, है ना, तो अगर प्रातः काल हमने लिख दिया है तो प्रातः काल के साथ में अगर हम समय ले आए कभी तो ये गलत हो जाएगा। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके थे। अगर हम कहीं पर लिख दें दर्शनीय, ध्यान देना, दर्शनीय लिख दिया और उसके बाद हमने एक शब्द ला दिया देखने योग्य,
ठीक है, अगर हमने ये शब्द ला दिया तो ये भी गलत हो जाएगा सेंटेंस। अगर हम कहीं पर लिखना चाहें, जैसे हमने लिखा, आगे लिख दिया करणीय, अगर प्रत्येक करणीय है और उसके बाद आगे करने योग्य लिखा है, करने योग्य है ना, तो इस तरीके से अगर कहीं पर होता है तो इसका ये भी आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, करणीय नहीं होना चाहिए, एकदम सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा करने योग्य। या तो करणीय लिखो या करने योग्य लिखो, इस तरीके से कुछ गलतियां होती हैं। अच्छा, उसके अलावा भी कुछ गलतियां होती हैं, जैसे हम आपको बताते हैं और क्या गलतियां हो सकती हैं। जैसे कभी भी आपके सामने जैसे लिखता है ताजे, यहां ताजे गन्ने का, ताजे गन्ने का, तो देखो ताजे गन्ने का कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ताजे गन्ने का कुछ नहीं होता है, गन्ने का ताजा मिलता है, गन्ने का ताजा रस प्राप्त होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि यहां शुद्ध गाय का, शुद्ध गाय का, शुद्ध गाय का, तो शुद्ध गाय का नहीं हो सकता है, गाय का शुद्ध देसी घी। ये वाक्य में जो शब्द है ना, उनमें क्रम संबंधी अशुद्धि है, तो ये गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, ना कि शुद्ध गाय का होना चाहिए। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक, जैसे हम कहते हैं एक फूल की माला, क्या कहते हैं, एक फूल की माला, तो ये नहीं होना चाहिए, फूलों की एक माला होना चाहिए, ना कि एक फूल की माला होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, क्या ये वाक्य सही लग रहा है आपको? तो ये भी अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि बच्चे को काटकर नहीं, फल को काटकर बच्चे को खिलाओ, है ना, बच्चे को फल काटकर खिलाओ, या ऐसे बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी अशुद्ध है। ये सारी अशुद्धियां हैं। आपको जितनी भी चीजें बता रहे हैं उनको आप नोट करते जरूर जाइए, ताकि आपको ये चीजें समझ में आती रहें। चलिए, हमें लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है अष्टछाप के कवि नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अष्टछाप का कवि नहीं है, यह बताया जा रहा है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अष्टछाप के कवि कौन कौन है, आपको यह जानना जरूरी है। तो देखिए, अष्टछाप के अगर कवि की हम बात करें तो अष्टछाप के कवि कौन कौन हो सकते हैं। देखिए, अष्टछाप के कवियों में गोविंद स्वामी हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? गोविंद स्वामी। ठीक है, छीत स्वामी हो सकते हैं, छीत स्वामी हो सकते नहीं है। ठीक है, उसके अलावा छीत स्वामी के अलावा नंददास हैं, नंददास हैं। ठीक है, उसके अलावा नंददास के साथ साथ में और कौन हो जाएंगे? चतुर्भुज दास हैं, चतुर्भुज दास। ठीक है, उसके साथ में अगर हम बात करें तो ये तो हमारे चार ये लोग हो गए। इसके साथ में और चार लोग हैं, वो कौन कौन से हैं? सूरदास हैं, सूरदास। तो हो सकता है आपसे कल ये पूछ ले कि इनमें सूरदास के अष्टछाप के कवि हैं, तो बिल्कुल सूरदास अष्टछाप के कवि हैं। ठीक है, सूरदास हैं। उसके साथ में परमानंद दास हैं। कौन? परमानंद दास हैं, परमानंद दास। ठीक है, उसके साथ में कृष्णदास हैं। कौन? कृष्णदास हैं। और एक लोग और हैं, कृष्णदास हैं। साथ में एक लोग और हैं जिनको हम कहते हैं सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, और एक नाम और आता है। तो इसका आंसर पहले देख लीजिए। तो नंददास तो है, सॉरी कृष्णदास तो है, नंददास है, परमानंद दास है। इसका आंसर हो जाएगा नाभादास जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं है। ठीक है, तो एक और है कुंभन दास। कौन है? कुंभन दास है। कभी कभी कुछ नाम स्लिप हो जाते हैं। कुंभन दास। ठीक है, आपसे कुंभन दास, ये हमारे 8 कवि हो गए जो अष्टछाप के कवि हैं। कौन कौन? गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि गुरुजी एक बात बताओ, ये आपने अलग अलग चार चार लोगों को क्यों बनाया? तो ये अपने आप में एक प्रश्न है। देखिए, ये अलग अलग चार लोग क्यों है, ऐसा क्यों है, जरा समझिए। देखिए, ये जो चारों लोग हैं ना, ये चारों लोग, ये चारों, हम एक मिनट, ये जो चारों लोग हैं, ये चारों लोग किसके हैं? विट्ठल नाथ के शिष्य हैं, विट्ठल दास के शिष्य हैं। ठीक है,
ये विट्ठल दास के शिष्य हैं। लेकिन ये वाले जो चारों लोग हैं, कौन, ये वाले जो चारों लोग हैं, ये पता किसके शिष्य हैं? ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। अब आप कहेंगे वल्लभाचार्य कौन है? तो देखिए, जो विट्ठलनाथ है, ये विट्ठलनाथ जो है वो इन वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। तो वल्लभाचार्य ने पहले 4 अपने शिष्यों को, ये शिष्य हैं, ध्यान रखना, ये जो इधर आपको दिख रहे हैं ये सब शिष्य हैं, और इनके ये वाले लोग शिष्य हैं, ये इनके जो ये 8 दिख रहे हैं ये शिष्य हैं। अगर आपसे पूछेगा वल्लभाचार्य के कौन कौन शिष्य हैं, तो सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास और कुंभन दास, ठीक है। और अगर आपसे कहेगा कि बताओ विट्ठल दास के कौन कौन से शिष्य हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे? तो हमारे ये 4 लोग हो जाएंगे। अब आपसे पूछेगा कि ये अष्टछाप का मामला बना कब, तो देखिए, अगर हम बात करें तो 1565, एक समय आता है 1565 में इन्होंने यह अष्टछाप की निर्माण किया था। अष्टछाप एक मंडल था, एक समूह था 8 कवियों का, उन्होंने अलग अलग तरीके से रचनाएं की हैं, तो वो एक मंडल है। उस मंडल से क्वेश्चन आ जाता है कि भैया अष्टछाप के कवि कौन से नहीं है, या कई बार पूछ लेता है बताइए अष्टछाप के कवि कौन है, तो इस तरीके से प्रश्न बन जाते हैं। तो आप ध्यान रखना, ये मंडल 1565 में विट्ठल दास ने बनाया था। लेकिन ये विट्ठल दास थे कौन? ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे। तो वल्लभाचार्य ऑलरेडी 4 शिष्यों को अपने जो है वो रखे थे, लेकिन विट्ठल दास ने 4 शिष्य और जोड़े, और 4 मिलाकर 8 शिष्यों का एक अष्टछाप बना दिया। तो इसलिए ये हमारे तीनों आंसर सही है, पर नाभादास नहीं है, ठीक है। याद रखेंगे, नाभादास एक मामले में फेमस है। नाभादास की एक रचना है भक्तमाल, याद रखेंगे, हो सकता है कभी पूछ ले आपसे। नाभादास की एक रचना है भक्तमाल, वो इसलिए फेमस है। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा, नाभादास राइट आंसर होगा सही। तो ये उत्तर नहीं, ये हमारे अष्टछाप के कवियों में से नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसको लिख जरूर लिया करें, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, इनको लिखते जरूर रहा करें साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन लिखा है, इनमें से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं बोली जाती है? तो ऐसी कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं बोली जाती है, मतलब उत्तर प्रदेश में ही बोली जाती हो, वो बोली बता दीजिए आप। तो देखो, पहले तो आप समझ लीजिए, ये जो बोलियां लिखी है ना, ये कहां कहां की हैं। जैसे हम बात करें बोलियों की, तो बोलियों में अगर हम बात करें, कुल बोलियां हिंदी में जो है वो कितनी है? वो 18 बोलियां हैं। कितनी है? 18 बोलियां हैं। 18 बोलियां जो है वो उपभाषाएं हैं, कितनी? 5। इन 5 उपभाषाओं में के अंतर्गत आती हैं 18 बोलियां, यानी ये जो 5 उपभाषाएं हैं इनके अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं। 5 उपभाषाएं कौन सी हैं? एक तो है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ठीक है। एक है पश्चिमी हिंदी, कौन है? पश्चिमी हिंदी, ठीक है। उसके अलावा एक है जिसको हम कहते हैं बिहारी हिंदी, कौन सी? बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। उसके साथ में एक है राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, और एक है पहाड़ी हिंदी, कौन सी? पहाड़ी हिंदी। तो ये हमारी 5 जो है वो क्या है? वो उपभाषाएं हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं, पा से पश्चिमी, पा से 5। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां हैं, और इसके अंतर्गत 3 बोलियां हैं। कभी कभी राजस्थानी से 5 होती हैं, तो इसमें पहाड़ी में 2 होती हैं, ठीक है। तो अब आप समझिए, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, इनमें पूर्वी हिंदी की जो 3 बोलियां हैं, उनमें से एक बोली जो उनमें जो बोली होती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, कौन सी है? छत्तीसगढ़ी। ये आपकी जो है वो कितनी बोलियां हो गई? 3। ऐसे ही पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, जिनमें से खड़ी बोली है, ठीक है, बुंदेली है, कन्नौजी है, 3 ये हो गई। और साथ में एक है हरियाणवी, कौन सी है? हरियाणवी।
और उसके साथ में एक और है जिसको हम कहते हैं खड़ी बोली हो गया, बुंदेली हो गया, कन्नौजी हो गया, और एक है ब्रज भाषा, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, ब्रज भाषा। तो ये कितनी है? एक। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। ये 5 बोलियां जो हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, भोजपुरी जो है वो बिहारी के अंदर आती है, इसमें मगही, ठीक है, मैथिली और भोजपुरी। बाकी की बात बाद में कर लेंगे, पर अभी के लिए हम इतना समझते हैं। देखिए, भोजपुरी जो है ना वो उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता है। समझ आया? तो भोजपुरी किसमें? उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में। हालांकि अधिकांश उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, पर कुछ हिस्सा बिहार में भी बोला जाता है। तो इसलिए भोजपुरी जो बोली है वो हमारी केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। उसने यही कहा है, कौन सी खड़ी बोली? उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं बोली जाती है। कौन सी बोली? अच्छा, ये इसमें एक टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी, ये एक चीज है यहां पर मिस्टेक। इसमें ये दे रखा है खड़ी बोली, ये गलत लिख रखा है, ये खड़ी बोली नहीं होना चाहिए, कौन सी बोली, है ना, ये गलत है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। कौन सी बोली ये होना चाहिए। ठीक है, इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा उत्तर गलत था वो लिखा हुआ। तो कौन सी बोली उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं बोली जाती है? तो खड़ी बोली भी उत्तर प्रदेश के बाहर बोली जाती है। जैसे अगर हम बात करें खड़ी बोली की, तो खड़ी बोली जो है वो उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तराखंड के क्षेत्र में बोली जाती है। उत्तराखंड के देहरादून का जो मैदानी वाला भाग है उसमें सब खड़ी बोली ही बोली जाती है। तो इसलिए उत्तर ये भी नहीं हो सकती आंसर में। बुंदेली जो है वो ग्वालियर, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है ना ग्वालियर वाला, उसमें भी बोली जाती है। तो जब ये बुंदेली जो है वो ग्वालियर के भी क्षेत्र में बोली जाती है, तो इसलिए ये भी उत्तर नहीं हो सकता। कन्नौजी जो एक उत्तर है ना, कन्नौजी वाला, ये कन्नौजी एक ऐसी बोली है जो उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं नहीं बोली जाती। ठीक है, कन्नौजी का अगर भाषा क्षेत्र कहें तो फर्रुखाबाद, ठीक है, फर्रुखाबाद इसका केंद्र रहता है। बाकी अगर हम बात करें तो कन्नौज, ठीक है, हरदोई, कौन सा? कन्नौज, हरदोई, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा बहुत अकबरपुर वगैरह का क्षेत्र है, ठीक है, ये सारे क्षेत्र आ जाते हैं। उसके साथ में शाहजहांपुर आता है, इसमें शाहजहांपुर आता है, ठीक है, और फर्रुखाबाद तो इसका केंद्र माना जाता है। समझ आया? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कन्नौजी उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं बोली जाती है। अब आपसे कहेगा कि ठीक है, इसका उत्तर तो कन्नौजी हो गया, लेकिन भोजपुरी के बारे में कुछ बताइए कि भोजपुरी क्या है। तो देखो, भोजपुरी इकलौती ऐसी बोली है, इसको हम मिटा दें, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं हम एक बार। भोजपुरी जो है वो इकलौती ऐसी बोली है जो भारत के बाहर भी बोली जाती है। भारत के बाहर यानी कि विदेशों में भी बोली जाती है। मतलब अब बाकी कोई भी ऐसी बोली नहीं है जो भारत के बाहर बोली जाती हो, पर भोजपुरी भारत के बाहर भी बोली जाती है। जैसे अगर हम बात करें भोजपुरी की, तो आप जानते हैं मॉरिशस में भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है। फ्रेंच गुआना जो एक क्षेत्र पड़ता है, फ्रेंच गुआना, ठीक है, यहां भी बोली जाती है। सूरीनाम एक पड़ता है, सूरीनाम, ठीक है, यहां बोली जाती है। इस तरीके से, ठीक है, इन क्षेत्रों में कौन सी बोली जाती है? मालदीव में बोली जाती है। कहां? मालदीव, माफी चाहते हैं, आप इसको ना लिखिएगा, ठीक है। तो मॉरिशस में बोली जाती है, फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, ठीक है, इस तरीके के क्षेत्रों में। हालांकि कुछ हिस्से में बोली जाती है वहां भी, लेकिन हम मुख्य रूप से कहें तो मॉरिशस में तो बोली जाती है। कहां? मॉरिशस में बोली जाती है। तो आप याद रखेंगे ये क्षेत्र, ये बाहर भी बोले। और एक बात, भोजपुरी की एक विशेषता और ये भी है कि भोजपुरी बोली भारत में सर्वाधिक लोगों के द्वारा, मतलब अगर हिंदी की बोलियों में बात करें, हिंदी की जो 18 बोलियां हैं उनमें भोजपुरी भारत में सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है। इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे कि भोजपुरी सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए हिंदी की कौन सी बोली भारत में सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है? तो भोजपुरी, ठीक है, बहुत सारे लोगों के द्वारा बोली जाती है। भोजपुरी भारत के बाहर भी बोली जाती है, इस बात को याद रखना, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर कन्नौजी सही होगा, ध्यान रखेंगे, इसका उत्तर क्या होगा? कन्नौजी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
चलिए अगला प्रश्न कह रहा है उत उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपको यह बताना है कि कौन सा इसमें से ऐसा उपसर्ग है, शब्द है जिसमें उत उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखो उत में हलंत है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, उत। तो अगर हम इन चारों ऑप्शनों को देखें तो उत धन नयन, ठीक है, तो हमारा ये बन जाएगा क्या, उन्नयन। तो इसमें तो हुआ है, ठीक है। जब कभी भी ता आता है और ता के बाद ना आता है तो याद रखना जो ता है ना, क्योंकि ता के बाद पंचमा अक्षर आया है ना, तो हमारा एक रूल कहता है कि का चा टा ता पा, इन 5 वर्णों में से अगर कोई भी वर्ण यहां पर आ जाए और उसके बाद यहां पर किसी भी वर्ग का पंचमा अक्षर आ जाए, अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, हम इस ता का परिवर्तन, ठीक है, या इस यहां पर जो वर्ण आया होगा उसके पंचमा अक्षर में कर देंगे। जैसे उत प्लस नयन आया, ता के बाद ना आया, तो ता तो हमारा किसी वर्ग का पहला है और ना किसी वर्ग का पंचमा अक्षर है, तो हम क्या करेंगे, उन्नयन, यानी ता का परिवर्तन ना में कर देंगे। जैसे हम आपके सामने लिखते हैं वाक प्लस मात्र। अब आपके सामने वाक प्लस मात्र लिखा हुआ है, अब आप ध्यान से समझिएगा, ये का है, का के बाद मां आया तो का किसी वर्ग का पहला है और मां जो है वो किसी वर्ग का पंचमा अक्षर है। तो हम तुरंत क्या करेंगे, हम का परिवर्तन का के पंचमा अक्षर में कर देंगे, क्योंकि यहां कोई पंचमा अक्षर आया है। तो का पंचमा अक्षर होता है वहां, ठीक है, प्लस लिख देंगे मात्र। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा वान मात्र, ठीक है, क्या हो जाएगा, वान मात्र। बात समझ आई? तो ये उस रूल के हिसाब से है, उसी रूल के हिसाब से ये भी है, क्या है ये, उत धन मुख, क्या है, मुख, ठीक है, और ये क्या है, उत धन नयन, ठीक है। अच्छा उसी हिसाब से ये भी है उत प्लस नति, तो ये भी हो जाएगा। इसका मतलब अगर इन 3 में है तो फिर अगले वाले में नहीं है, फिर ये निश्चित है कि अगले वाले में कौन नहीं है, अगले वाले में हमारा उपसर्ग उत नहीं है। तो फिर है कौन सा, तो इसमें उन उपसर्ग है, उन प्लस नीस, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 19, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे उन प्लस नीस का मतलब 19 होगा, ये एकदम सही आंसर है। अब आप कहोगे गुरुजी उन का मतलब क्या होता है, देखो उन का मतलब होता है एक कम, एक कम। जैसे हम आपके सामने लिख रहे हैं, हमने लिखा यहां पर 59, 59, तो अगर हम कहें तो 59 का मतलब 60 से एक कम। हिंदी कभी भी 59 को ये नहीं कहती है, हिंदी कभी भी ये नहीं बताती कि आप ये कहो कि 60, 50 और 9 ना, वो कहती है 60 से एक कम। हिंदी कभी भी ये नहीं कहती कि 40 और 9, हिंदी कहती है 50 से एक कम। लेकिन 40 और 8 तक वही कहानी रहती। 48 कहते हो तो 48 का मतलब होता है 40 और 8। लेकिन जैसे ही आप 49 कहते हो तो 49 का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ये होता है 50 से एक कम। जैसे आप 29 कहते हो ना, 28 जब तक कहा आपने तब तक तो मतलब रहा कि 20 और 8, लेकिन जैसे ही आपने 29 कहा, 29 का मतलब जानते हैं क्या हो गया, 29 का मतलब हो गया कि 30 से एक कम। समझ आया? तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा एकदम सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्याशित शब्द किस मूल शब्द से बना है? वो कौन सा शब्द है जिससे अप्रत्याशित शब्द बना है? ठीक है, तो आपको यह बताना है कि अप्रत्याशित शब्द किस मूल शब्द से बना है। बड़ा ही आसान है। अगर हम इसको देखें तो प्रत्याशा दे रखा है, आशा दे रखा है, प्रत्याशित और आशित। तो देखो पहले तो हम अप्रत्याशित को यहां लिखते हैं, अप्रत्याशित, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखो अगर हम इसमें से आ उपसर्ग निकाल दें और उधर से क्या निकाल दें, इत उपसर्ग, तो इधर बचेगा क्या, प्रत्याशा, और आगे क्या बचेगा, इत। तो ये इस तरीके से हो गया। लेकिन अभी इसमें कुछ और बचा है, पता क्या, हमने यहां आ उपसर्ग लिखा प्लस यहां पर इस प्रत्याशा में एक और उपसर्ग है प्रति, और प्लस यहां क्या है आशा, और उसके बाद यहां क्या है इत। तो इसमें 2 उपसर्ग लगे हैं और एक प्रत्यय लगा है, और शब्द मूल हमारा जानते हैं क्या है, आशा है। तो इसलिए इसका सही आंसर आप जानते हैं क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। आशा जो है वो एकदम सही आंसर है।
ठीक है, तो ऐसे शब्द कई बार पूछ लेता है कि बताइए मूल शब्द किससे बना। दरअसल इसको डालने का मतलब मेरा ये नहीं था कि आपको नहीं पता होगा, पर हम ये चाहते थे कि कई बार वो उपसर्ग और प्रत्यय क्वेश्चन का इनडायरेक्टली पूछ लेता है। अब जैसे अगर आपको ये नहीं पता है कि इसमें कौन कौन उपसर्ग लगे हैं और कौन से प्रत्यय लगे हैं, तो फिर आप इसका मूल शब्द नहीं बता पाओगे, है ना। तो आपको पहले जानना जरूरी है कि इसमें कौन कौन से शब्द लगे हैं, तब आप जान पाएंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, इसमें मूल शब्द कौन सा है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है गणना करने वाले के लिए एक शब्द बताइए। तो भैया गणना करने वाला कौन होता है, वो एक शब्द बताना है। तो देखिए इसमें दिया है सांख्यविद, तो ये नहीं हो सकता। इसमें दिया है अणकाटी, ये भी नहीं, और खलवाट, ये भी नहीं होगा। आंसर सही होगा अंकेक्षक। अंकेक्षक जो होता है वो गणना करने वाला होता है। ये तो हमने दोनों ऑप्शन आपको ऐसे ही डाल दिए थे, पर ये वाला ऑप्शन हमने जानबूझकर डाला था। इस खलवाट का मतलब जानते हैं क्या होता है? खलवाट का मतलब होता है जिसके सिर पर बाल ना उगे, बाल ना उगे। ठीक है, जिसके सर पर बाल ना उगे उसे हम क्या कहते हैं? खलवाट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर हम आपसे कहें सुंदर आंखों वाली स्त्री, सुंदर आंखों वाली स्त्री, तो आपका तुरंत आंसर होना चाहिए पता क्या? लो लक्षिका, लो लक्षिका। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, उसके अलावा स्त्री की बात करें, वह स्त्री जिसे त्याग दिया गया है, त्याग दिया गया है, वो कौन सी होती है? तो परित्यक्ता, परित्यक्ता। ठीक है, वह स्त्री जिसे त्याग दिया गया है उसको हम परित्यक्ता कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा और हम क्या कह सकते हैं? जैसे हम कहते हैं वह स्त्री जिसका पति और पुत्र दोनों ना हो, दोनों ना हो, उसको हम कहते हैं अवीरा। कौन कहते हैं? अवीरा। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति और पुत्र दोनों ना हो उसको हम अवीरा कहते हैं, क्योंकि अवीरा का मतलब है जो स्त्री खूब मतलब उस आजाद हो, वो किसी प्रकार से उस पर कोई प्रतिबंध ना हो, या किसी प्रकार का अनुशासनहीन व्यक्ति, अनुशासनहीन स्त्री, तो उसको हम कहते हैं अवीरा। तो वह स्त्री जिसका पति और पुत्र दोनों साथ ना हो उसको हम अवीरा कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ याद रखने हैं महिलाओं से। बाकी हमने आपको कुछ बताए थे महिलाओं से, आपको याद होगा। एक दिन हमने आपको दिशाओं से संबंधित बताए थे, आपको वो भी याद होगा। तो धीरे धीरे करके आपको शायद महसूस नहीं हो रहा है, पर आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो हम आपको कई सारे वाक्यांश के शब्द बता चुके। एक दिन हमने इच्छाएं आपको बताई थी, कई सारी इच्छाएं हमने उसमें कवर करवा दी थी। तो धीरे धीरे करके हम आपको बताते चल रहे हैं। जैसे आपसे कहते हैं, हमने कहा कि वह पर्वत जिसके पीछे से सूर्य उदय हो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं उदयाचल। क्या कहते हैं? उदयाचल। अच्छा, वह पर्वत जिसके पीछे सूर्य अस्त हो उसे हम कहते हैं अस्ताचल। क्या कहते हैं? अस्ताचल। याद रखेंगे, उदयाचल का विलोम भी अस्ताचल होता है। तो इस तरीके से कुछ शब्द याद रखेंगे तो इसका सही आंसर अंकेक्षक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भाई, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है अगला। मरीचि और मरीचि का अर्थ क्या होगा? तो मरीचि और मरीचि का अर्थ बता रहा है आपको। तो देखिए, पहला है राक्षस किरण, लहर किरण, सूर्य किरण, किरण सूर्य। तो देखो, आप याद रखें हमेशा कि अगर मरीचि आपने कहा, कभी भी मरीचि अगर आपने चा में छोटी की मात्रा लगाई तो इसका हमेशा मतलब किरण होता है। ठीक है, इसका हमेशा मतलब क्या होता है? किरण। यानी अगर आप छोटी की मात्रा लगा रहे हैं चा में तो इसका मतलब किरण होता है। ठीक। अच्छा, अगर हम वहीं पर बड़ी ई की मात्रा लिखते हैं मरीचि, मरीचि, तो इसका मतलब होता है सूर्य। क्या होता है?
सूर्य। उत्तर आपको मिल गया होगा, इसका सही उत्तर डी ऑप्शन है, किरण और सूर्य। क्लियर। ऐसे ही 3-4 शब्द और आते हैं, जैसे लिखा होता है आसन, कहता है आसन बताओ, आसन्न बताओ और आसन बताओ, इन तीनों के अर्थ बताओ क्या होते हैं। तो देखो, आसन का मतलब बैठने का स्थान, बैठने का स्थान है ना। और अगर आपसे कह देगा आसन का मतलब, आसन का मतलब क्या होता है, तो निकट, निकट। और आसन का मतलब होता है भोजन। क्लियर, ये आपको याद रखना है, आसन का मतलब क्या होता है, भोजन। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ शब्द आपको मिलेंगे, है ना। इसको हम कभी अलग से आपको शब्दकोश जब पढ़ाएंगे तब कवर करवाएंगे इस चीज को, कि आपको किस तरह से ये सब चीजें कवर करनी है शब्दकोश में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किरण और सूर्य। आप याद रखेंगे, ये याद रखिएगा, इनका जैसा क्रम होता है नीचे वैसे ही क्रम में बताना पड़ता है, क्योंकि ऊपर वाला जो तीसरा ऑप्शन है ना, उसमें भी सूर्य और किरण 2 दे रखे हैं, पर उनमें क्रम अलग है, क्योंकि फिर मरीचिका मतलब सूर्य होगा, जो गलत है। सही आंसर मरीचिका किरण होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्त्रीलिंग शब्द छांटे। तो स्त्रीलिंग शब्द बता दीजिए कौन सा है, हम समझ जाएं, आप इसको ढंग से पढ़ रहे हैं। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए फटाफट। देखिए यूपीपी की तैयारी जो भी लोग करने वाले हैं वो लोग यूपीपी के लिए फटाफट से लग जाइए, क्योंकि समय कम है। आपको लग जरूर रहा है कि अभी बहुत समय है, पर ऐसा है नहीं, समय आपके साथ बहुत कम है। आप धीरे धीरे खुद आपको महसूस हो जाएगा कि समय कितना बचा है, और फिर आप अचानक से आप कहोगे कि अरे अब तो कुछ नहीं बचा है। तो सब लग जाइए, मेहनत करिए, बहुत जितनी कोशिश कर सकते हैं आप करिए, क्योंकि ये आपके लिए अंतिम मौका है। ये ऐसा मान कर चलिए, आप बस मान लीजिए कि अब मुझे कोई और मौका नहीं मिलने वाला। आपने देखा है कि जब आपको सिर्फ लक्ष्य दिखता है, जब आपको कुछ और नहीं दिखता है, तब अक्सर आप अपने उद्देश्य को पूरा कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको उद्देश्य नहीं दिख रहा है तो उस स्थिति में फिर आपके साथ भटकाव की स्थिति होती है, आप इधर उधर भटक जाते हैं। जैसे आपने अर्जुन के बारे में पढ़ा होगा, जब एक क्रीड़ा यानी एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही थी, तो उसमें चिड़िया की आंख में निशाना लगाना था। तो गुरु ने पूछा कि किसको क्या दिख रहा है, तो कोई बता रहा चिड़िया दिख रही, कोई कह रहा मुझे डाल पेड़ चिड़िया सब दिख रहा है। अर्जुन से जब पूछा गया उन्हें क्या दिख रहा है, तो उन्होंने सीधे बताया कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में अर्जुन से गुरु ने कहा कि यह निश्चित है कि तुम अपने उद्देश्य को पूरा करोगे और तुम अपना ये जो तुम्हारा लक्ष्य है उसे भेद पाओगे। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं था कि अर्जुन को चिड़िया नहीं दिख रही थी, पर सच ये था कि अर्जुन का ध्यान चिड़िया की आंख पर ही केंद्रित था। अर्जुन और कुछ सोच ही नहीं रहे थे, उनको सिर्फ दिख रहा था तो केवल और केवल उन्हें जहां टारगेट करना है। तो इससे एक बात सिद्ध होती है कि जब कभी आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े तो आपके दिमाग में और कुछ नहीं चलना चाहिए। आप केवल ये सोचिए कि आप क्या करने जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप में सुधार आता जाएगा समय के साथ। नौकरी लगना ना लगना अलग चीज है, पर अगर आप मेहनत ढंग से नहीं करते हो तो ये बहुत खराब बात है ना। मेहनत जरूर करिए, मेहनत करते हैं, अगर आप डिजर्व करते हैं, जॉब आपकी किस्मत साथ देती है तो ये निश्चित है आपकी नौकरी लग जाएगी। भगवान आपके साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करते, बस शर्त यह है कि आपने उनके अनुरूप कुछ काम तो किए हो। ठीक है, तो मेहनत करिए, देर मत करिए, समय कम है। पुलिस, बहुत बड़ी पुलिस की वैकेंसी आपके समक्ष दिखने वाली है जल्द ही, ऐसा सुनने में भी आ रहा है और आप लोगों तक ये खबर पहुंच भी गई होगी। ठीक है, तो जहां है जैसे है लग जाइए। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार आप जो है अपना जो विजय पताका है वो लहराएंगे जरूर। उम्मीद पूरी मुझे ऐसी है। चलिए इसी उम्मीद के साथ हम फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि स्त्रीलिंग शब्द कौन से पहचाने, कौन सा है। तो देखिए, ह्रास होती है क्या? ह्रास होती नहीं है, ह्रास होता है ना। क्या होता है? ह्रास होता है। ह्रास का मतलब होता है नुकसान होना, छीड़ होना, कम होना, है ना। और बटेर, बटेर होती है या होता है? बटेर होता है, याद रखना। बटेर भी, उड़द भी होता है। उड़द ये नहीं उड़द होती है ना, बिल्कुल भी याद रखेंगे। जैसे उड़द के साथ आप याद रखेंगे दही, ठीक है, दही के साथ आप याद रखेंगे पनीर, पनीर के साथ आप याद रखेंगे घी, ठीक है, दूध। ये सारे शब्द आपको याद रखने हैं। अगर उड़द के साथ आप जैसे इसमें और याद रखेंगे चना, ठीक है, इस तरीके से ये शब्द याद रखेंगे। लेकिन अरहर जो है ना वो होती है, वो स्त्रीलिंग है। अगर आपके सामने कह दे दाल,
तो फिर उड़द दाल जब कहोगे ना आप, तो उड़द के बारे में आप लिंग नहीं बता रहे हैं, आप दाल के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए उड़द दाल होती है आप ऐसा बोल रहे हैं, वरना उड़द तो होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा टोह, जो एकदम सही आंसर है टोह। टोह होती है, टोह का मतलब होता है जो भेद है ना, भेद यानी अंदर का राज, गहरी बात पता करना, वो टोह होती है। तो ये सही आंसर हो जाएगा, तीसरा एकदम सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन लिखा है क्रसानु शब्द में गण पहचाने। तो देखिए गण पहचानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक चीज याद रखनी है। हम आपको बहुत छोटा सा एक फार्मूला बताते हैं जिससे आप याद रख सकते हैं गण। आपको बस एक चीज याद रखनी है, यमाता, राज, भान, सलगा। आप ये एक सूत्र याद रखिए और इसमें आप क्या करिए, इनकी मात्राएं निकाल लीजिए। ये दो, इसकी दो, इसकी दो, इसकी एक, इसकी दो, ये एक। ये गुरु लघु होता है सही में, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए हम एक और दो बोल रहे हैं ताकि आप समय ऐसे ध्यान रखें। अब इसमें पता क्या करना, इसमें गण आपके सारे बन गए। जैसे ये या है तो या से यगण लिख लो, यगण, और या से लेकर 3 तक मात्राएं लिख दो ऐसे, ठीक। फिर मां है तो मां से लिख लो मगण, ठीक है, और मगण से 3 मात्राएं लिख लो, ठीक। देखो मगण से यहां तक 3 ही तो हुई मगण से। फिर ताराज लिख लो तो तगण हो गया, तगण से कितनी मात्राएं लिख लो, 2 2 1, ठीक है। फिर तगण के बाद लिखो रगण, ठीक है, रगण लिख लो, और रगण में कितनी हो गई, 2 1 2, 2 1 2। फिर रगण के बाद लिखो जगण, ठीक है, क्या लिखेंगे, जगण। जगण में क्या लिखेंगे, एक मिनट, रगण में 2 1 2 होगा, ये 2, ठीक है। फिर जगण में क्या होगा, 1 2 1। देखो अगर आप देखें जगण में तो जा यहां से शुरू हुआ और यहां पे आकर समाप्त हुआ, देखो 2 1 2 1, यही तो है। फिर जगण के बाद भगण आएगा, क्या आएगा, भगण, ठीक है। तो भगण लिखेंगे तो भगण में कितनी, गुरु लघु लघु, तो गुरु लघु लघु, ठीक है। फिर भगण के बाद नगण आएगा, क्या आएगा, नगण आएगा, ठीक है। तो नगण में क्या होगा, नगण में होगा देखिए 1 1 1 1 1 1, और फिर आखिरी आता है सगण, क्या आता है, सगण आता है। तो सगण में क्या होगा, 1 1 2 1 1 2, ये गण होते हैं। अब आप कैसे निकालोगे, जैसे यहां क्रसानु दे रखा है शब्द, क्या दे रखा है, क्रसानु। अब क्रसानु में पहले तो आप मात्राएं निकाल लो। देखो हम मात्राएं निकालें अगर इसमें, तो इसमें एक मात्रा इसकी है क्योंकि री की एक मात्रा होती है, ठीक है। और सा में बड़ा आ लगा है तो 2 है, और फिर नू में जो है छोटा ऊ की मात्रा है तो 1 ही होगी, अगर बड़ा ऊ होता तो 2 हो जाती। समझ आया, तो इसलिए यहां पर 1 2 1 ऐसे होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हम आसानी से बता सकते हैं इसमें कौन सा गण है। अब आप इनमें से इनमें मात्राएं मैच कर लो, 1 2 1 वाली, तो जगण में आ रहा है 1 2 1, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ये जगण है। क्लियर। और जगण आपके किस ऑप्शन पे आ रहा है, चौथे पर आ रहा है, इसलिए ये सही हो जाएगा। अगर हम मगण नहीं, ये मगण लिखा है, ममण नहीं है, ये मगण है, मगण मगण, ठीक है। तो देखो यगण की अगर हम बात करें तो यगण में क्या है, 1 2 2। अगर हम मगण की बात करें तो मगण में क्या है, 2 2 2। अगर हम तगण की बात करें तो 2 2 1। तो ये आपको याद रखना, और इसकी मात्रा आपको पता है 1 2 1, तो इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये चीज, क्योंकि ये इतना डिटेल में बताना बहुत आसान नहीं है जल्दी, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट है वर्णिक छंदों का, जिसमें कि आपको समझाना पड़ता है, धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आती हैं, एक साथ आपको नहीं समझ में आती है। क्लियर। तो इसलिए एकदम आपको नहीं समझाया जा सकता, पर हाँ कुछ चीजें आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी, उस चीज को समझिए, उस हिसाब से आप देखिए। हमने एक वर्ण लिया, फिर 3 ले लिए वर्ण, फिर हमने एक लिया, फिर 3 ले लिए, फिर एक लिया, फिर 3। अगर हम सा के बाद ला पर बढ़ते ना तो लगन होता ही नहीं है, क्योंकि आगे 3 वर्ण है ही नहीं। गण जो बनता है वो 3 वर्णों से मिलकर बनता है, एक वर्ण से गण नहीं बनता है। तो 3 वर्णों से मिलकर बनता है, और गणों की संख्या कितनी होती है, 8। आप अगर गिने इनको तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये 8 गण होते। बस ये याद रखो, आपको सब याद रहेगा, कुछ आप नहीं भूलने वाले, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जगण। और ये वर्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं, किसके छंद के अंतर्गत,
वर्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं। आपसे कहेगा छंद और कौन से होते हैं, तो और एक छंद होते हैं मात्रिक छंद। ठीक है, तो मात्रिक छंद में गणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल और केवल अगर हम मात्राएं जानते हैं तो हम जान जाते हैं मात्रिक छंद के बारे में। जैसे दोहा, सोरठा, बरबय, छप्पय, रोला, हरिगीतिका, गीतिका, ठीक है, चौपाई, ये सब जो है वो क्या है, मात्रिक छंद है। लेकिन अगर हम इधर बात करें तो वर्णिक छंदों की बात करें तो बहुत सारे हैं। जैसे हम कह सकते हैं जिसको बोलते हैं इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, तोटक, मालिनी, शालिनी, सवैया, है ना, ये सारे हमारे क्या हैं, मनहरण, कवित्त, ये सब क्या है, वर्णिक छंद हैं। तो उन पर कभी बात करेंगे, जब आगे कोई छंद लेकर आएंगे तो कुछ और छंदों पर बात करेंगे। अभी के लिए इतना आप समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी भाषा पिंगल से संबंधित है, पिंगल शैली से संबंधित है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चूक है। देखिए इसमें क्या है, पिंगल शैली, तो पिंगल जो शैली है ना उससे संबंधित कौन सी भाषा है, तो पिंगल शैली दरअसल जो है वो दो शैलियां हैं, डिंगल और पिंगल, है ना। तो डिंगल पिंगल जो शैली है उसमें से संबंधित जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, ये आपको याद रखनी है। सही आंसर आपका हो जाएगा ब्रज भाषा, एकदम सही आंसर है। ब्रज भाषा का जो केंद्र है वो मथुरा है, क्या है, मथुरा, ठीक है, और ये मथुरा में बोली जाती है, मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, जैसे अलीगढ़, हाथरस, बुलंदशहर, कासगंज, बदायूं, बरेली, ठीक है, इस तरीके से एटा, इन सभी जगहों पर ये जो ब्रज भाषा है वो बोली जाती है। ठीक है, आपको याद रखनी है। थोड़ा सा राजस्थान का बॉर्डर टच करती है, भरतपुर के आसपास का क्षेत्र, तो वो आपका ब्रज भाषा के अंतर्गत आता है। खड़ी बोली जो है वो आपको पता, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताई थी कि खड़ी बोली जो है वो बोली जाती है उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी भाग का क्षेत्र है। जैसे आप अगर बात करें तो जैसे हम कहें, अगर हम बात करें तो देहरादून वगैरह का क्षेत्र हो जाता है, वो आता है। उसके अलावा अगर हम बात करें मेरठ जो कि इसका केंद्र है, मेरठ के साथ हापुड़ आ जाएगा, अमरोहा आ जाएगा, ठीक है, और गाजियाबाद आ जाएगा, ठीक है, उधर के साइड के कुछ और जिले आ जाएंगे, मुजफ्फरनगर आ जाएगा, सॉरी मुजफ्फरनगर आ जाएगा, उसके साथ में बिजनौर आ जाएगा, उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र आएंगे। हमने आपको पहले बोला मैदानी भाग, जैसे हम कह सकते हैं क्या बोलते हैं उसको, रुद्रपुर वगैरह, ये सारे क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किस में आता है, खड़ी बोली में। खड़ी बोली का केंद्र मेरठ है, और याद रखना खड़ी बोली को हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है कौरवी। कौन नाम है, कौरवी, क्योंकि ये कुरु क्षेत्र में बोली जाती है इसलिए इसको हम कौरवी कहते हैं। जयपुरी जो बोली है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम इसका है ढूंढाड़ी। क्या नाम है, ढूंढाड़ी, ठीक है, ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी, ये ढूंढाड़ी है, ये किसका, जयपुरी को ढूंढाड़ी ही कहते हैं, क्योंकि जयपुर का ही पुराना नाम ढूंढाड़ था, तो इसलिए ढूंढाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जयपुरी जो है वो जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, राजस्थानी हिंदी से संबंधित है। अवधी जो है वो अवध क्षेत्र में बोली जाती है। अवध क्षेत्र का मतलब कहां, जैसे आपसे अगर हम बात करें तो इसका प्रमुख केंद्र जो है वो अयोध्या है, अयोध्या के आसपास, लेकिन ये लखनऊ, अयोध्या, उन्नाव, ठीक है, कानपुर, इधर अगर आप आ जाए बाराबंकी, सुल्तानपुर, ठीक है, उसके साथ में जो फैजाबाद वर्तमान में अयोध्या है तो वो उसका केंद्र ही है। तो इन सब जगह पर कौन सी बोली जाती है, अवधी बोली जाती है। याद रखना, अवधी को हम एक नाम से और जानते हैं, कौसली। क्या नाम से जानते हैं, कौसली या बैसवाड़ी, कौसली या बैसवाड़ी, ये अवधी के नाम है। इसकी एक उपबोली भी मानी जाती है जिसको हम कहते हैं बघेली। कौन सी, बघेली को इसकी उपबोली भी माना जाता है, कि बघेली इसकी एक उपबोली के तौर पर मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका सही उत्तर ब्रज भाषा होगा पिंगल शैली के संबंधित। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायन है सरकार फिरंगी, चबा रही है दांतों से, और छीन गरीबों के मुंह का, कौर दुरंगी घातों से। रस बताना है कौन सा होगा, यानी वो ये डरा रहा है, डराने जैसा माहौल है, भय का माहौल है, कि डायन है सरकार फिरंगी, चबा रही दांतों से, और छीन गरीबों के मुंह का, कौर दुरंगी घातों से। इसका मतलब क्या है कि ये थोड़ा डर का माहौल है, और अगर डर का माहौल है तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा भयानक रस। एकदम सही आंसर होगा इसका भयानक रस। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है तो भय होता है। ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है तो क्रोध होता है। ठीक है, अगर आपसे कहेगा करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है तो शोक होता है।
ठीक। और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। शांत रस के बारे में एक बात आपको और याद रखनी है कि शांत रस को आचार्य भरत मुनि जो है ना, भरत मुनि, क्योंकि रस के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं, तो भरत मुनि ने शांत रस को स्थान नहीं दिया है। इन्होंने 8 रस माने हैं और 8 रस में शांत रस नहीं आता है, क्योंकि शांत रस जो है वो 9वां रस है, तो 8 रस में शांत रस नहीं आता है। समझ आ रहा है? तो इसलिए इसका सही आंसर जो होगा फिलहाल तो अभी भयानक रस होगा, लेकिन अगर आपसे कहेंगे कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो 8 है। कौन कौन से हैं? एक तो है श्रृंगार रस। कौन सा? श्रृंगार रस है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा अगर हम बात करें तो हास्य रस है, हास्य रस है, ठीक है। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा करुण रस है, करुण रस है। चौथे की बात करें, चौथा वीर रस है। कौन सा? वीर रस है। अगर हम पांचवें की बात करें, पांचवा कौन सा है? तो रौद्र रस है, रौद्र रस। छठे की बात करें तो छठा भयानक रस है। कौन सा? भयानक रस है। सातवें की बात करें, सातवां अद्भुत रस है, अद्भुत, अद्भुत रस है। और आठवां जो है वो बीभत्स रस है। कौन सा है? बीभत्स रस है। तो ये हमारे जो 8 रस हैं भरत मुनि के अनुसार हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक 9वें नंबर पर जो आता है वो आता है शांत रस, लेकिन शांत रस को भरत मुनि ने स्थान नहीं दिया है। उन्होंने कहा हम शांत रस को रस नहीं मानते हैं, इसीलिए निर्वेद को उन्होंने संचारी भाव में माना है। उन्होंने कहा है निर्वेद जो है वो एक संचारी भाव है, लेकिन वास्तविक तौर पर निर्वेद जो है वो एक क्या है? स्थायी भाव है, जो अन्य विद्वानों ने माना है। शांत रस को अन्य विद्वानों ने मुख्य रसों में जोड़ दिया, इसीलिए रसों की संख्या जो है वो 9 हो गई। तो इसीलिए आप लोग पढ़ते हैं नवरस है। प्रमुख रूप से जो रस माने जाते हैं वो 9 माने जाते हैं और उनको हम नवरस कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। कभी रस पर आएंगे तो और डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी समय उतना नहीं है कि हम रसों पर ठीक से चर्चा करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास का प्रकाशन कब हुआ था। देखिए एक बात समझ लीजिए आप मेरी बात को, देखिए आपको क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ करवा रहे हैं, पूरी ताकत के साथ करवा रहे हैं, ऊर्जा के साथ करवा रहे हैं, तो आपका भी एक दायित्व तो बनता है कि आप जो है वो इस पर हमें बताएं कमेंट के माध्यम से कि किस तरीके से आपको ये क्लास लग रही है, कैसी क्लास लग रही है, ठीक है। वो आप जरूर बताएं ताकि हमको भी एक बार संतुष्टि महसूस हो। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रिय प्रवास का प्रकाशन कब हुआ था, हमको ये उत्तर बताना है। तो बड़ी आसानी से हम बताएंगे, इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1914 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों है? 1914 जो है वो प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। अच्छा, प्रिय प्रवास जो रचना है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है जानते हैं? ये खड़ी बोली जो है, खड़ी बोली, खड़ी बोली। अच्छा, खड़ी बोली के बारे में पहले समझ लीजिए। खड़ी बोली जो है इसके जनक माने जाते हैं अमीर खुसरो। कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो, ठीक है। खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो हैं, इस बात को याद रखेंगे। अमीर खुसरो को तबला, सितार, ठीक है, मुकरी, इस तरीके के बहुत सारी चीजों के लिए माना जाता है कि इन्होंने इसका आविष्कार किया। साथ ही अमीर खुसरो के बारे में अगर हम बात करें तो एक दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो उसमें खिलजी वंश के एक शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, तो उनके समय पर ये उनके दरबारी कवि थे अमीर खुसरो, ठीक है। हालांकि इनका बचपन बलवन के समय पर था, पर खड़ी बोली के लिए इनका नाम आता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य जो है, कहां? पहला महाकाव्य, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य जो है वो कौन है? प्रिय प्रवास है 1914 में। आपसे पूछेगा कि प्रिय प्रवास जो है उसको लिखा किसने, तो उनका नाम आता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, सिंह उपाध्याय, ठीक है, हरिऔध, ये नाम आता है हरिऔध। हरिऔध इनको एक उपनाम से जाना जाता है, इनका नाम था अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है प्रिय प्रवास का। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, इस बात को याद रखना। अगर आपसे कहेगा हिंदी का पहला महाकाव्य कौन है, तो पृथ्वीराज रासो है। कौन है हिंदी का पहला महाकाव्य? तो देखिए हिंदी का पहला महाकाव्य, हिंदी का पहला महाकाव्य जो है वो कौन है? वो है पृथ्वीराज रासो। कौन है? पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज रासो जो लिखा है
वो आप जानते हैं चंदवरदाई ने लिखा है, चंदवरदाई, ठीक है, इन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासो। और साथ ही आपको याद रखना, अगर आपसे कहेगा बताइए हिंदी का पहला खंड काव्य कौन सा है, तो हिंदी का पहला खंड काव्य जो है वो है संदेश रासक। कौन सा है? संदेश रासक है, ठीक है। ये अब्दुल रहमान के द्वारा लिखा गया है, अब्दुल रहमान, ठीक है, रहमान के द्वारा लिखा गया है, अब्दुल रहमान के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। इसमें आंसर हमारा हो जाएगा 1914 में परिप्रवास का प्रकाशन हुआ। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखेंगे। प्रेम से संबंधित वर्णन है इस ग्रंथ का, आगे कभी इस पर और चर्चा करेंगे डिटेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपको समझाते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का भेद नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा भेद है जो परिमाणवाचक अव्यय परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण है उसका भेद नहीं है। तो आप सोचिए और उत्तर दीजिए। हम थोड़ा सा पानी पी देखिए, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, पहले तो आपको समझना है, जैसे हमने कहा कि वह अत्यंत बोलता है, बोलता है। अब आप एक बात बताओ, अत्यंत इस बोलने की विशेषता है तो यह भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे हमने कहा जी भर खाओ, जी भर खाओ, तो खाने की विशेषता जी भर है तो यह भी क्रिया विशेषण है। जैसे हमने कहा खूब हंसो, क्या करो? खूब हंसो, खूब हंसो, तो यह भी क्रिया विशेषण पर बहुधा नहीं है, क्योंकि बहुधा एक समय है, तो समय के आधार पर यह क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चौथा, बहुधा एकदम सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है आसक्त का विलोम पहचाने। तो देखिए आसक्त का विलोम क्या होता है, फटाफट से उत्तर बताइए, इसका क्या आंसर होगा? आसक्त का विलोम क्या होगा? देखिए पहले तो आप समझ लीजिए कि आसक्त जो शब्द होता है इसका सही विलोम जो होता है वो होता है अनासक्त। क्या होता है? अनासक्त, ठीक है। अगर हम बात करें अनुरक्त की विलोम की क्या होगी, तो अनुरक्त का विलोम होता है विरक्त। क्या होता है? विरक्त। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है अनासक्त, तो फिर हम क्या आंसर लगाएंगे ये हमको सोचना है। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा आसक्त का विरक्त, क्या होगा? विरक्त आंसर हो जाएगा, क्योंकि आसक्त और अनुरक्त एक जैसे शब्द हैं, इसलिए इसका सही आंसर विरक्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। जैसे आपसे हमने एक बार बताया था, याद करो, हमने कहा था आमिष का विलोम क्या होगा? आमिष का विलोम, ऑप्शन में हमने एक सामिस भी डाल रखा है, जबकि सामिस और आमिष जो है वो विलोम नहीं है, वो एक दूसरे के जैसे हैं, और इन दोनों का विलोम होगा निरामिष। क्या होगा? निरामिष होगा। आपको याद रखना है ये इन दोनों का विलोम हो जाएगा, इन दोनों का, और ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विरक्त। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या है? अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या है? तो देखो आपको चार शब्द हम लिख रहे हैं और उसको समझिएगा आप। एक तो होता है अतीन्द्रिय, क्या होता है? अतीन्द्रिय। एक होता है जितेंद्रिय, ठीक है। एक होता है इंद्रियासक्त, 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 और एक होता है इंद्रजीत। ये आपके सामने चार शब्द होते हैं। इन चारों शब्दों को आप समझ लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन से आपको अगली गलती किसी प्रकार की नहीं होगी, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो यहां दिया है अतीन्द्रिय। तो अतीन्द्रिय का मतलब जानते हो क्या है? इसका सही मतलब होता है इंद्रियों से परे। क्या होता है? इंद्रियों से परे।
परे का मतलब जिसको इंद्रियां जानती नहीं है, इंद्रियों से बहुत दूर, इंद्रियों से बहुत अलग, ठीक है। तो जिसको इंद्रियां ही नहीं जानती हैं, जो इंद्रियों से बहुत दूर है, उसको हम कहते हैं अतीन्द्रिय। अच्छा, जितेंद्रिय क्या होता है? जितेंद्रिय का मतलब होता है इंद्रियां जिसके वश में हो, ध्यान देना, जिसके वश में हो, इंद्रियां जिसके वश में हो, यह होता है जितेंद्रिय। और इंद्रियासक्त जानते हो क्या होता है? जो इंद्रियों के वश में हो, जो इंद्रियों के वश में हो, के वश में हो, यह होता है इंद्रियासक्त। और इंद्रजीत होता है इंद्र को जीतने वाला, इंद्र को जीतने वाला। ये आपको याद रखना है, ये चार चीजें याद रखिए। देखिए, अब आपको हम इसको थोड़ा सा सही आसान शब्दों में समझाते हैं। जैसे आपको पढ़ने का मन कर रहा है और तब तक आपका कोई मित्र आ गया और आपसे कहता है कि अरे चलो थोड़ा घूम के आते हैं, और आप कहते हो नहीं नहीं, हमारे लिए इस समय प्रमुख कार्य जो है वो पढ़ाई है, हम पढ़ेंगे पहले। तो आप पढ़ाई पर रहते हो, इसका मतलब आपका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल है, आपका कंट्रोल, आपका नियंत्रण है इंद्रियों पर। तो आप क्या करेंगे? आप जो काम आपके लिए सही लगता है आप वही करोगे। तो इसको हम कहते हैं जितेंद्रिय या इंद्रिय जीत। इंद्रजीत नहीं, इसको हम क्या कहते हैं? या जितेंद्रिय कहते हैं, या फिर इसको हम कहते हैं इंद्रिय जीत। कई बार कंफ्यूज कर देगा आपको इंद्रिय जीत ये। तो इंद्रिय जीत या जितेंद्रिय दोनों एक ही बात है, पर इंद्रजीत अलग है। तो ये जो अपनी इंद्रियों को जीत कर रखता है, जिस जब चाहे जैसा चाहे अपने अनुसार करे। ऐसा नहीं है कि उसका मन किया, जैसे डॉक्टर ने मना किया है कि मीठा आपको नहीं खाना है और आप फिर भी मीठा खाने के लिए बार बार आतुर हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? आप इंद्रजीत नहीं है, जितेंद्रिय नहीं है, फिर आप इंद्रियासक्त हैं। यानी आपकी इंद्रियां आपको बस में किए हैं, वो जैसा कहती हैं वैसा आप कर रहे हैं। तो इसलिए क्या हो गए? जो इंद्रियों के बस में हो वो इंद्रियासक्त है। तो जैसे आम आप खाते हो बहुत ज्यादा, और डॉक्टर ने कहा है कि चलिए आम तो खैर नुकसान नहीं करता है, पर मान लीजिए आप मिठाई बहुत खाते हो और डॉक्टर ने आपको मना कर रखा है कि आप मिठाई ना खाओ। या फिर आप मान लो कि आप चाट पकौड़ी टिक्की बतासे बहुत खाते हो और डॉक्टर ने आपको मना कर रखा है कि भैया ऐसा है, बहुत तली भुनी चीजें मत खाओ। आप बार बार फिर भी खा रहे हो उसको। तो उस स्थिति में, जबकि आपको पता है कि नहीं खाना चाहिए, हमको नुकसानदायक है, ना जानते हुए पे कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते हो कि आपके लिए वो नुकसानदायक है, फिर भी आप जो है क्या करते हैं? उस काम को करते हैं। इसका मतलब इंद्रियां आपको चला रही हैं, ना कि आप इंद्रियों को चला रहे हैं। तो आप जितेंद्रिय नहीं है, आप इंद्रियासक्त हैं। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत है, और जब इंद्रियां जिसको जानती ही नहीं है तो वो अतीन्द्रिय हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो इंद्रियों की पहुंच से बाहर। अतीन्द्रिय का अर्थ क्या होगा? इंद्रियों की पहुंच से बाहर। इंद्रियों की रखवाली करने वाला नहीं। इंद्रियों का स्वामी हमारा कौन हो जाएगा? जो इंद्रियों का स्वामी है वो जितेंद्रिय, जो अभी हम समझा के गए आपको। कौन? जितेंद्रिय। और इंद्रियों के वश में रहने वाला इंद्रियासक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंद्रियासक्त हो जाएगा। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से तत्सम तद्भव की दृष्टि से भिन्न शब्द बताइए कौन सा है। तो देखो, तत्सम तद्भव से हरिद्रा जो शब्द होता है ना, इसका हरिद्रा का हल्दी होता है। क्या होता है? हल्दी। और जो पृष्ठ है ना, इसका पीठ होता है, पीठ। इसका अर्थ होता है पीठ। पर्यंक का मतलब पलंग होता है, पलंग। क्या होता है? पलंग, पलंग होता है, ठीक है। और चुल्लीक का चूल्हा एकदम सही आंसर है, इसलिए सबसे परफेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चौथा चुल्लीक चूल्हा सही है। बाकी ये तीनों गलत है, इसलिए सही आंसर होगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वास्थ्यस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, एक बार पॉज करके आप लोग लगाइए जरूर इस क्वेश्चन को। देखिए, अगर हम इसको सही समझें तो इसका मतलब क्या होता है? सु प्लस अस्ति प्लस अस्तु। अब इसको आप जोड़ लीजिए। सु में से उ निकाल लिया, प्लस यहां से आ निकाल लिया, दोनों के मिलने से बन गया वाह। यहां क्या किया? छोटी ई निकाल ली, प्लस यहां या आ निकाल लिया, दोनों के मिलने से बन गया या। अब जोड़ दो तो इधर सा आधा बचा, ठीक है। इधर क्या बचा? उसके बाद बचा ये, क्योंकि आ निकाल लिया है और ई निकाल ली, तो इसका यहां से ई निकाली, यहां से आ निकाला, तो ई जब निकाल ली तो सा आधा और ता नहीं बचा, प्लस इधर आ निकाल लिया तो प्लस सा आधा और ता इस तरीके से बचा। तो अब इसको जोड़ के देखो तो स्वास्थ्यस्तु, ठीक है।
ये आंसर हो जाएगा। तो इसलिए इसमें इन तीनों ऑप्शन में से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। चौथा सही है क्योंकि इसमें यण संधि है, 2 बार इसका विग्रह होगा, तब आंसर सही आएगा। हालांकि अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पता कैसे? ऐसे लिख सकते हैं, स्वस्ति धन अस्तु। अगर आप चाहें तो इतना भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आंसर आपका सही आएगा। ठीक है, लेकिन हमने स्वस्ति को भी तोड़ दिया, सुधन अस्ति। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैसे आपसे क्वेश्चन और पूछता है, स्वार्थ का संधि विच्छेद बताइए। तो कई लोग स्वार्थ का पता क्या अर्थ बताते हैं? सु प्लस अर्थ। ऐसा नहीं है, अगर आप सु प्लस अर्थ बताएंगे तो यह स्वर्थ होगा, ना कि स्वार्थ। स्वार्थ का होता है स्व प्लस अर्थ, जहां पर अपना अर्थ निकले वहां पर स्वार्थ है। इसीलिए जहां पर हर चीज में आप अपना अर्थ निकालें वो स्वार्थ है, इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा स्वार्थ में दीर्घ संधि होती है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन, मुझे उसकी सच्चाई का तभी पता चला जब वह पकड़ा गया। इसमें हम आपको जो है वो बहुत डिटेल में तो नहीं समझाएंगे, पर आप याद रखना जहां पर जब तब, ठीक है, जहां वहां, यदि तो, ठीक है, इस तरीके के शब्द दिख जाए, जैसा वैसा, इस तरीके के अगर शब्द आपको दिख जाते हैं तो आपका तत्काल आंसर क्या हो जाएगा? तुरंत आंसर आपका हो जाएगा जो है वो क्या? क्रिया विशेषण उपवाक्य। कौन सा? क्रिया विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य में हमेशा याद रखना जो होता है और संज्ञा उपवाक्य में हमेशा की होता है, यह आपको याद रखना। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये एकदम सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है अपसमार क्या है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्या है अपसमार? देखिए हम चुनिंदा क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं आपके लिए, है ना। बहुत प्रयास लगता है, मेहनत लगती है इन क्वेश्चनों को बनाने में। ऐसे नहीं हम उठा के ले आए जहां से मर्जी हुआ, क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठाते हैं तो उसके अलग अलग ऑप्शन उठाते हैं, अलग अलग ऑप्शन उठाकर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं, ताकि संभावित भर्ती परीक्षा में अगली बार कभी भर्ती परीक्षा जो आने वाली है उनमें हूबहू क्वेश्चन आपको वैसा मिल जाए। और मिले हैं, अगर आप उठाकर देखेंगे पुराने सेट में और आप वीडियो एग्जाम को उठाकर देखें तो आपको वैसे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए अपसमार क्या है। तो देखो अपसमार का मतलब जानते हो क्या होता है? एक प्रकार की मूर्छा। क्या होती है? एक प्रकार की मूर्छा होती है, और ये कभी आती है तो कभी नहीं आती है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये संचारी भाव है। कौन सा भाव है? संचारी भाव है। इसी को भरत मुनि ने व्यभिचारी भाव कहा है। क्या कहा है? व्यभिचारी भाव कहा है। रस से संबंधित क्वेश्चन है। एक प्रकार का काव्य दोष बिल्कुल नहीं होगा, आधुनिक रहस्यार्यों द्वारा खोजा गया रस नहीं होगा, एक प्रकार का उद्दीपन विभाव नहीं होगा। उद्दीपन विभाव जानते हो क्या होता है? उद्दीपन विभाव इसको कहते हैं जैसे कोकिल कूजन। क्या होगा? जैसे कोकिल कूजन। कोकिल कूजन का मतलब कोयल कूज रही है। जैसे मधुर संगीत, मधुर गीत। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं मधुर गीत के साथ में, जैसे कोकिल कूजन हो गया, मधुर गीत हो गया। जैसे हम कह सकते हैं मनमोहक दृश्य, मनमोहक दृश्य। ठीक है, इस तरीके की चीजें जो होती हैं वो उद्दीपन विभाव में होती हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर जो हमारा होने वाला है वो डी। इसमें कोई है ही नहीं संचारी भाव वाला ऑप्शन, एक प्रकार का संचारी भाव, ये आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, अगर व्यभिचारी और संचारी भाव की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है? 33। याद रखना इसकी संख्या 33 होती है, 33। हालांकि कुछ विद्वानों ने इसको 34 भी माना है। एक छल होता है, छल को भी संचारी भाव का रूप माना गया है। एक आचार्य देव करके हैं, उन्होंने बताया था कि छल भी 34वां संचारी भाव माना जाता है, पर 33 माने जाते हैं। आप ध्यान रखेंगे। कभी इस पर आप लोग जब कभी हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करेंगे जहां पर हम विधिवत पढ़ाते हैं, वहां आपको ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी। कौन देव थे, कौन किन्होंने कितने बताए, है ना, भरत मुनि ने क्या क्या बताया, कैसे कैसे क्या हुआ, सारा कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है वह खाने पीने गया है, किस प्रकार की क्रिया से बना है। देखो खाना पीना, ठीक है, रोना धोना, हंसना गाना, या फिर रोते रोते, खाते खाते, पीते पीते, हंसते हंसते, ऐसी सभी क्रियाएं जो होती हैं वो हमारी किस में आती हैं? पुनरुक्ति बोधक क्रिया में। किस में आती हैं? पुनरुक्ति बोधक क्रिया में आती हैं। इसलिए इसका सही आंसर शक्ति बोधक में होता है। जैसे जा सकता, क्या होता है? जा सकता। अगर नित्ता में कहेंगे तो जाया करता, सॉरी जाया करता नहीं,
जैसे जाया करता नहीं होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है जैसे बढ़ता गया, बढ़ता गया, ठीक है, इस तरीके से। इच्छा बोधक में क्या होगा, जैसे हम कहेंगे पढ़ना चाहिए, क्या होगा, जैसे हम कहेंगे पढ़ना चाहता है, चाहिए नहीं, पढ़ना चाहता है, लेकिन पढ़ना चाहिए जब बोल देंगे तो आवश्यकता बोधक हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 21 नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। देखिए अगर हम आपसे कहें दशरथ के पुत्र, कौन, दशरथ के पुत्र, ध्यान दीजिएगा, दशरथ के पुत्र, तो दशरथ के पुत्र तो राम ही थे, तो दशरथ के पुत्र ने रावण को मारा, हम इतनी ही बात बोल देते तो क्या बुराई थी। तो इसका मतलब इसमें राम का आना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, तो इसलिए इसमें जो राम है वो कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन दूसरा, ये एकदम सही आंसर है। बाकी सब रखते हैं योग्यता। दशरथ के पुत्र ने रावण को मारा, तो राम की जरूरत क्या थी यहां पर शब्द को लाने के लिए, बाकी तो राम ने ही मारा है, आप सब समझते हैं। दशरथ के पुत्र राम ही तो थे, और रावण को मारा ना तो लक्ष्मण ने था, ना ही भरत ने मारा था, ना शत्रुघ्न ने मारा था, तो श्री राम जी ने ही रावण को मारा था। तो इसलिए वो समझने की बात है, पुत्र लिखा है तो इसका मतलब है वहां पर राम आना जरूरी नहीं था, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा राम, इसका एकदम सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है, वह घर पर जिस साधारण सरल शुद्ध विचार से बात करता है, विशेषण बताएं कितने हैं। पिछली बार भी क्लास में हमने एक क्वेश्चन ऐसा डाला था, इस बार भी हमने एक क्वेश्चन ऐसा डाला है, तो बताइए कितने विशेषण हैं। आप लोग आंसर बताइए, आप तुरंत बता सकते हैं क्योंकि पिछली बार हमने समझाया भी था आपको। देखिए बात किसकी हो रही है, विचार की, ठीक है। तो पहली बात हो रही है जिस विचार की, तो ये कैसा है, ये हमारा सार्वनामिक विशेषण है। अच्छा उसके बाद साधारण भी विशेषण है, सरल भी विशेषण है और शुद्ध भी विशेषण है। तो इसका मतलब इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 4 विशेषण है। कितने, 4, 1 2 3 और 4 विशेषण है। वह घर पर जिस विचार से, जिस साधारण सरल और शुद्ध विचार से बात करता है, तो इसका मतलब सही आंसर इसका हो जाएगा 4 आंसर होगा, ठीक है। 5 और 2 और 3 कुछ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है। देखो लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है, तो ये के मारे जो लिखा है उसमें कह रहा है कि कारक कौन सा आया है, तो ये तो के मारे थोड़ी अनौपचारिक सी भाषा हो गई, तो हम कह सकते हैं लड़का दर्द से छटपटा रहा है। किससे, दर्द से, यानी दर्द के कारण, तो दर्द से, दर्द द्वारा, जो दर्द है उसके द्वारा ही तो छटपटा रहा है, तो दर्द से छटपटा रहा है। और क्योंकि दर्द उसके पास है, उससे दूर तो नहीं गया है, तो जो चीज पास और से कारक हो, जैसे हम आपको कहें, हमने लिखा रोगग्रस्त, तो रोगग्रस्त का मतलब क्या है, जिसके रोग पास में है वो रोगग्रस्त है, तो इसका मतलब रोग से ग्रस्त, बीच में कौन सा कारक आया, से। ऐसे ही हमने लिखा रोग मुक्त, क्या लिखा, रोग मुक्त, और रोग मुक्त में भी तो से कारक है, रोग से मुक्त, लेकिन रोग से दूर हो गया, वो रोग से मुक्त हो गया, आजाद हो गया। तो जहां पर से कारक दूर होने की बात करता है वहां अपादान कारक होता है, और जहां पर से कारक दूर होने की बात ना करे वहां करण कारक होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, करण कारक। कर्ता में कारक ने होता है, कर्म में को होता है, और अधिकरण में और पर होता है। यह आपको याद रखना है, ठीक है। तो यह आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, लड़की जाए काल पहचाने। देखिए अच्छा क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो लड़की जाए, देखिए लड़की जाए, तो लड़की जाए में अगर आप इस सेंटेंस को थोड़ा और बढ़ाएं तो यहां पर आप लिख सकते हैं शायद लड़की जाए, और शायद लड़की जाए का मतलब शायद लड़की जाएगी, इसका मतलब यही हुआ शायद लड़की जाएगी, यानी भविष्य की बात हो रही है लेकिन कंफर्म नहीं है, तो मात्र एक संभावना है, इसलिए संभाव्य भविष्य आंसर इसका एकदम सही होगा। संभाव्य भविष्य काल ये सही है। संभाव्य वर्तमान का मतलब होता है जाता हो, जाता हो। शायद लड़की जाती हो, हम लिख सकते हैं शायद लड़की जाती हो। संदिग्ध वर्तमान में लिख सकते हैं लड़की जाती होगी, क्या लिखेंगे, जाती होगी, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन आपके वीडियो में मिला है। और पूर्ण भूतकाल में लिखेंगे लड़की गई थी, क्या लिखेंगे, लड़की गई थी, ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, तो इसलिए ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कला निधि का पर्यायवाची बताइए क्या होगा।
तो देखिए कलानिधि जो है वो किसका पर्यायवाची है, पहले तो आप ये समझ लो। देखिए अगर हम तरण की बात करें तो ये सूर्य का पर्यायवाची है। किसका है? सूर्य का। पन्नग की बात करें तो ये सांप का पर्यायवाची है, सांप का। और अद्रि का बात करें तो ये पर्वत का पर्यायवाची है। किसका? पर्वत का पर्यायवाची है। तो आपको याद रखना है। लेकिन जो मृगांक है ना, ये मृगांक और कलानिधि ये दोनों चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। किसके? चंद्रमा के हैं। जैसे मृगांक, शशांक, मृगधर, ठीक है, शशधर, ये सब क्या है? सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। हिमांशु, सुधांशु, ठीक, ये सब क्या है? हिमकर, ये सब क्या है? सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, एकदम सही आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको टेस्ट अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी हमने कोशिश की है जल्दी इस टेस्ट को कवर करने की। अगर आप लोग ऐसा रिस्पॉन्स देंगे कि नहीं पहले जैसा ही एक टाइम लगना चाहिए, टाइम से कोई दिक्कत नहीं है, तो हम फिर से अगली क्लास एक बड़ी सी लेकर आएंगे, उसमें आपको अच्छा खासा डिस्कशन करवाएंगे। हालांकि कोशिश पूरी रही है, पर हमने इस क्लास को थोड़ा सा खींचने की कोशिश की है कि थोड़ा सा आपको जल्दी कम समय में ज्यादा कंटेंट दिया जाए। ठीक है, जिसमें अगर ऐसा हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में लगा हो कि थोड़ा बहुत नहीं ठीक से समझाए हैं या जल्दी निकले हैं, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप इस क्लास के बारे में बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।